हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क क्लासेस। आज मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी का। उसमें हम लोग आज लेक्चर 1 करेंगे। इससे पहले मैं हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का मैं ऑलरेडी सीरीज़ आपको चल रहा है, तो आप वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जो भी स्टेट पीसीएस है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो मैं बना रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा और थ्रू क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा, इसका बेसिक जो कैसे वर्क करता था। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कैसे कैसे काम कर रहा था उस समय। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंडियन पॉलिटिक है। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। यू नो वेरी वेल कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर हैं वो रूल करे हैं करीब करीब 1757 से, अगर आप देखेंगे तो 1947 तक। ये आप अगर देखेंगे तो ये बेसिकली ये 200 ईयर्स का बेसिकली इनका रूल है। हालांकि वो तो आते हैं 1600 में ही। ठीक है, वो एक अलग सी बात है, क्योंकि उस समय वो डायरेक्ट रूल वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये 1600 के आसपास में एक कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उस समय भारत का किंग कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आपको मुग़ल पढ़ाऊँगा हिस्ट्री में, तो जो अकबर का समय है वो 1556 से लेकर के 1606 के आसपास है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, तो 1600 में किंग कौन होगा, तो अकबर। ठीक है, उस समय किंग कौन है, तो अकबर है। इस चीज़ आपको याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ने बनाया था। ठीक है, और इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्यों बोला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैप में, मैप आप हमेशा यूज़ करें, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अगर आप कुछ देखेंगे तो जो यूके है, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो इसके वेस्ट में है तो वो वेस्ट हो गया, जो इसके ईस्ट में है ये तो ईस्ट हो गया। ठीक है, तो जो ईस्ट साइड आ गया ये पूरा ईस्ट हो गया। तो इसी कारण वो ईस्ट की ओर जो उसकी कंपनी आई है हम उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। तो हमें बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वो उसके ईस्ट में है, और जो इसी कारण उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला करते थे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा अब याद रहेगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ईस्ट में अब भारत भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अभी अपना रूल कर रहा था उस समय तक, तो वो बोल रहा है कि उसकी जो मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसी का ही शासन है। ठीक है, उसके अलावा और कोई वहाँ पर राज नहीं कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली अगर आप देखेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट में उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप जहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन आए ना, एक्सेप्शन आप ऑलवेज आप अपने एक नोटबुक बनाएं, उसमें एक्सेप्शन को आप लिखें। एग्ज़ाम में एक्सेप्शन हमेशा पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये पूछते रहेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसके तहत टी और चाइना को छोड़ के बाकी सारी इसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दी गई। तो आप इस चीज़ को ज़रा सोचें कि टी और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो आखिर ब्रिटेन ने 1813 में ख़त्म क्यों नहीं किया। इसको उन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में जाके ख़त्म किया। तो आप मुझे सोचें और इसका आप 3 लाइन में आपको या फिर आप इसको बताएं मुझे कि टी और चाइना से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंस्टेंटली क्यों नहीं ख़त्म कर दिया गया, हालांकि बाकी और सब चीज़ों से उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दी गई थी। तो आप इसको सोच के बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। देखिए,
बजट क्या होता है? अगर आप बजट देखेंगे आज के डेट में जो बजट है, ये बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट STAT स्टेटमेंट, ये वर्ड मेंशन है कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। जब मैं पॉलिटी आपको मैं भी करा रहा हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो बजट पे क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होता है। तो ये बताना चाह रहा है कि कौन से एक्ट के तहत इंडियन को इस बात की पावर मिल गई थी कि वो बजट पे वो डिस्कशन कर सकते हैं। अभी वो वोट नहीं कर रहा है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन यहीं पे ट्रैक करके वो पूछते हैं कि वो बजट पे वोट कब करें, तो वो हम बाद में बताएंगे आपको वो वोट का बेसिकली उनको पावर कब मिला। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वोट पर मतलब डिस्कशन का, बजट पर मतलब डिस्कशन का उनको पावर कब मिला। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। तो अब आप इसमें देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। यू नो हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन। इफ़ यू एलिमिनेट द ऑप्शन देन यू विल बी इन द कट ऑफ। आप कट ऑफ तभी आप उसके अंदर हो पाओगे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 नहीं, तो इन दोनों में नहीं है, ठीक है। ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो बजट है, तो आपको बता दिया कि बजट हम कैसे उसको सिर्फ उसको डिस्कशन होता है, ठीक है। हालांकि बजट में और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। बजट में 6 प्रोसेस होता है। जो आज के डेट में जो बजट या फिर हम जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो आप वो 6 तरीके से जो बजट जो प्रेजेंट होता है, आप वो कमेंट सेक्शन में आप जरा सा कमेंट करें कि वो 6 तरीका क्या है। जैसे कि पहले हम बजट को हम डिस्कस करते हैं, पहले क्या करते हैं, वो फिर वो कैसे पास होता है। तो आप वो 6 तरीका होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। कौन सा प्रोविज़न में ये बात मतलब बेसिकली कि इस्टेब्लिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में, ठीक है। आपको कलकत्ता आपको कहाँ दिखेगा? अगर आज आप कोलकाता देखेंगे, देख पा रहे हैं, हालांकि आज का जो प्रेजेंट डे कोलकाता है वो सिर्फ छोटा सा है। पहले इसमें आपको वेस्ट जो बांग्लादेश है वो भी आया करता था, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आया करता था, आसाम में कुछ पार्ट आया करता था। तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश जो है ये बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक है। तो बताना चाह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। तो कोलकाता में कब सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन को आपको देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 नहीं। तो चार्टर एक्ट 1833 ये काफ़ी आगे जा चुका है, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1813 ये और ज़्यादा पीछे है, ठीक है। मतलब कि जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दिया हूँ कि कोलकाता कहाँ पर है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के तहत जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि उस समय ये क्वेश्चन आप पहली बार आप सुन रहे होंगे, जो उस समय जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था, आप मुझे बताएं कि उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहला था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वो तो अभी है। चलिए इस बहाने एक और क्वेश्चन आ गया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का था जब ये 1773 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें चीफ जस्टिस कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछेंगे क्वेश्चन तो इसका आंसर उनको जल्दी पता नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसका आंसर क्या देखा? 1773 और इसका बी था, इसका हमने चेक कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट के तहत भारत में बना था, ठीक है। तो कौन से एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट बना था भारत में? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो बना था वो आप देख पाएंगे कि
1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके तहत फेडरल कोर्ट बना था भारत में, ठीक है। तो आप एक चीज़ इजली आप देख पा रहे होंगे कि फेडरल कोर्ट, चूँकि ये फेडरल कोर्ट और इन इंडिया है, ठीक है। और वो जो था वो क्या था बेसिकली, वो जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा था, कोलकाता, ठीक है, उस समय के लिए जो हमने रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 में किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो फेडरल कोर्ट जो बना है, इसका आंसर क्या था, 1935, ठीक है। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब आपको देखिए, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किस एक्ट के तहत बना था, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 1935 भी है, 1937 भी है, 1846 भी है, 1947 भी है। देखिए, किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ अमेंडमेंट होता है, लेकिन वो जब लॉ में आता है तब उसको हम रियलिटी में मानते हैं, ठीक है। तो एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में, ठीक है। और किस एक्ट के तहत आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1937, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। आपको पता है कि डायरकी क्या होता है, डायरकी मतलब होता है कि डाई मतलब होता है दो, ठीक है, डाई इथाइल हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है, दो, मोनो मतलब एक, ठीक है। तो डायरकी मतलब क्या होता है कि दो तरीका से, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो डायरकी है वो सेंट्रल लेवल में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल लेवल की, किसकी, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। जो डायरकी है वो कहाँ पर आया है, अब आया है सेंट्रल लेवल पर। यह आया था 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रोविंस में डायरकी कब आया था, प्रोविंसेस में डायरकी कब आया था, मतलब किस एक्ट के तहत आया था। आंसर आपको इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। अब देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि डायरकी का मतलब क्या है। तो आप इसको कैसे आप इसको एलिमिनेट करेंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउसेज। आज के डेट में क्या है, अगर सपोज करिए कि अगर ये पार्लियामेंट है, ये क्या है, एक आपको अपर हाउस है, एक क्या है, लोअर हाउस है, ठीक है। जो अपर हाउस है हम इसको लोकसभा बोलते हैं, इसमें 245 सीट है अभी प्रेजेंटली, इसमें 545 सीट है, ठीक है। तो क्या डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू 2 हाउसेस ऐसा हुआ था क्या। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बताना चाह रहा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंट्रोडक्शन हुआ था। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल्स, वन इन लंदन एंड द अदर इन दिल्ली। ये तो हमको उल्लू बना रहा है ये, कि मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द 2 कैटेगरीज। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो और ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो उस समय दिमाग खराब होता है कि इसमें आंसर क्या इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप घर पर हैं, सॉल्व करना डिफरेंट थिंग। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं वो प्रेशर होता है, जब तक आप पास प्रेशर नहीं होगा तब तक आप किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। प्रेशर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस प्रेशर को कौन कितने अच्छे से हैंडल करता है वो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये बताना चाह रहा है कि डायरकी का मतलब क्या है। तो आप इसको ज़रा सोचें, इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द 2 कैटेगरीज। जैसे कि आज के डेट में क्या है, आप अगर आज शेड्यूल जो 7 है, इसमें क्या है,
एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है, और क्या है, एक कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि आज के डेट में जो हमारा जो पावर है, जो सेंट्रल लिस्ट का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। स्टेट जो पावर, जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट पावर बेसिकली उसमें लॉ बना सकती है। जो कंकरेंट उसमें बोथ स्टेट और सेंटर लॉ बना सकती है। बट अगर इसमें अगर स्टेट अगर लॉ बनाती है तो सपोज करिए कि एक एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन या फिर कुछ भी और मान लीजिए, एजुकेशन पे अगर स्टेट ने लॉ बनाया, ठीक है, हालांकि एजुकेशन, हाँ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि एजुकेशन अभी कहाँ पर आता है, सेंटर में आता है, स्टेट में आता है, फिर कंकरेंट में आता है। अभी हम एजुकेशन को यहाँ पर एग्जांपल नहीं लेंगे। सपोज करिए कि एक तरह का कोई एक लिस्ट है, मतलब ए जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, उसमें स्टेट ने उसमें उसके लिए उसने लॉ बना दिया, स्टेट ने उसके लिए लॉ बना दिया, ठीक है, और सेम इसी ए पर सेंटर ने लॉ बना दिया। किसने बना दिया? सेंटर ने इस पर लॉ बना दिया। तो आप मुझे बताइए, जरा सोचिए कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा। अगर कंकरेंट लिस्ट में और दोनों लॉ बनाते हैं तो उस कंडीशन में सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। इसका मतलब कि सेंटर का लॉ वैलिडिटी होगी, ठीक है। सपोज करें कि स्टेट का लॉ है, क्या वहाँ पर सेंटर उसका लॉ बना सकती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सोच के बताएं इसका आंसर, ठीक है। क्या सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है क्या उस पर स्टेट लॉ बना सकती है? ये तो कभी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि सेंट्रल लिस्ट पे स्टेट नहीं बना सकता है, ठीक है। क्या स्टेट लिस्ट में सेंटर बना सकता है? ये आप मुझे बताएं, ठीक है, क्या वो बना सकती है या नहीं बना सकती है, ठीक है। तो अब ये भाई बताना चाह रहा है कि जो डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट जो है प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज, तो ये डायरकी में ये सेम वही चीज़ था, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे उसने पावर को उसने डिवाइड कर दिया। आपके बाद पता चलेगा कि ये लोग बहुत तेज़ थे। इन्होंने क्या कर दिया कि डायरकी के तहत इसने तो पावर को बेसिकली इसने पावर को इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट लेकिन जो इम्पोर्टेंट पावर था, जैसे कि आप अगर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, जैसे कि पुलिस हो गया, जेल हो गया, जस्टिस हो गया, फाइनेंस हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब ये लोग खुद एडमिनिस्टर कर रहे थे उन सब चीज़ों को, ठीक है। बाकी जो छोटा बड़ा जो सब्जेक्ट हो गया ना, ये लोग जैसे कि एग्रीकल्चर, एडुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब जैसे कि जो लार्ज जो सब्जेक्ट था उस पर गवर्नर बेसिकली रूल बनाया करता था। जो लार्ज सब्जेक्ट था उस पर गवर्नर रूल बनाया करते थे। जो लार्ज सब्जेक्ट था, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था उस पर गवर्नर रूल बनाया करता था, ठीक है। और जो लेसर मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस पर जो लेसर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे, तो जो मिनिस्टर जो गवर्नर को जो मतलब जो गवर्नर था, जो गवर्नर के जो अंडर में जो मिनिस्टर थे, जो स्मॉल मिनिस्टर, वो थे रिस्पॉन्सिबल जो इस छोटे छोटे स्मॉल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो डायरकी में यही हो करता था, ठीक है। जो लेसर इंपॉर्टेंट का सब्जेक्ट है वो मतलब नीचे में डाल दिया, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो गवर्नर के हाथ में रहा करता था, ठीक है। अब क्या है, द एक्ट 1909 वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप 2-3 एक्ट को पक्का से कर लें। 1909 को, एक 1919 में, ठीक है, ये 2 हो गया, 1833 और 13, ये 4 एक्ट का आप पास नोट्स तैयार होना चाहिए पहले से। बिल्कुल आप पास छोटा छोटा पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर जाके आप इजीली आप उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। तो 1909 का जो एक्ट जो था वो आप इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, यस यही था, ठीक है। आप समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पर 1919 में सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ए उठा है, ठीक है, उसका वो पर्सन ए उठा है, ठीक है। तो जो पर्सन ए की जो कास्ट है, सपोज करिए कि वो वाई है, वो एक्स है, ठीक है। जो पर्टिकुलर ए पर्सन ए उठा है उसका कास्ट एक्स है, जो एक्स कास्ट का ही पर्सन यहाँ पर वोट डाल सकता है, ठीक है। वाई वाला यहाँ पे वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि शुरू में 1909 में मुस्लिम को दिया गया था,
ठीक है, कि मुस्लिम वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट कर सकता है, ठीक है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप एक चीज़ को आप बहुत ईजिली आप समझ पा रहे होंगे कि जो ब्रिटिश था उसके पास कितनी उसके पास प्लानिंग थी, ठीक है। जब आप 1909 का जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया, ताकि क्या हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जितनी उसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वो और ज़्यादा राज करने लगेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर सपोज करिए कि उन लोगों ने क्या किया इंडिया में आकर के, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उन लोगों ने कैसे कैसे रूल किया, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, आप अगर 1757 देखेंगे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, 1764 देखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1857 का फिर आप इंडिपेंडेंस देख लेंगे, मतलब कि फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 1909 देखेंगे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, ब्रिटिश ने बहुत टैक्टिस से भारत में रूल किया। उन्होंने क्या कर दिया कि आप देखेंगे कि जैसे कि अगर आप मैसूर अगर आप देख रहे हैं तो मैसूर किसके द्वारा रूल किया गया था, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनसे इन्होंने 4 वार लड़ी, ठीक है। इनकी औकात नहीं थी कि ये एक वार में किसी भी राजा को हरा सकते थे, ठीक है। इन्होंने मराठा से लड़ा, तो मराठा से भी इन्होंने 2-3 वार किया, ठीक है। तो ये कभी भी एक समय में किसी भी प्रोविंस को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, और इनका वैसा इंटेंशन भी नहीं था। तो ये पहले वार करेंगे, फिर वार ट्रीटी। सपोज करिए कि उसने वार किया, मतलब क्या उसने सपोज करिए उसने अटैक किया मैसूर पर, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, तो अब वो वार किए, अब वो देखेंगे कि अब मैं हारने लगा हूँ, तो अब वो क्या बोलेंगे, माँ बाप हमसे गलती हो गई। किसको बोलेंगे, मैसूर को बोलेंगे कि माँ बाप हमसे गलती हो गई, हम आपसे ट्रीटी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो ट्रीटी करेंगे तो जो ये मैसूर है या फिर जो भी और भी जो प्रोविंस है, जो किंगडम थे उस समय, जो लोकल किंगडम थे, उनसे ये ट्रीटी कर लिए, ठीक है। तो अब फिर सपोज करिए कि 10 साल बाद फिर से ये उठेंगे, फिर से ये वार करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी औकात नहीं थी कि एक वार में किसी भी राजा को हरा देना के, ये उनको हरा ही नहीं सकते थे एक वार में। तो इन्होंने मल्टीपल टाइम इन्होंने वार किया, ठीक है, वार किया, ट्रीटी किया, तो ये इनकी पूरी टैक्टिस थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो लोग वार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। यही आप इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आप इजिली ब्रिटिश की जो पॉलिसी है वो आप उसको समझ लेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, उनको भारत को उनको समझना था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसने एस्टेब्लिश किया। तो आप मुझे बताया कि ये कब बना था। अगर आप ये देखेंगे तो करीब करीब ये 1875 1785 या 88, हाँ शायद ये ऐसा ही, मुझे ध्यान नहीं, 1785 के आसपास शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसने एस्टेब्लिश किया। तो आप देख पा रहे हैं उसकी पॉलिसी को, वो पहले भारत को पहले वो जान रहा है, ठीक है, कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेसेस क्या है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आप 2 चीज़ देखेंगे, उन्होंने हमारे स्ट्रेंथ को उसने ख़त्म कर दिया। कैसे, हमारी उसने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और कैसे, आप अगर देखेंगे तो इकोनॉमी जो उस समय हमारी बहुत ज़्यादा बूस्ट पर थी, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अगर आप ख़त्म करेंगे तो कैसे ख़त्म किया, उन्होंने पॉलिसी लाया, ऐसी पॉलिसी लाया कि जिसके वजह से जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो क्लोज होने लगा, उन पर टैक्स इम्पोज, हाई टैक्स इम्पोज कर रहा है। अगर सपोज करिए कि अगर इंडिया से कोई अगर चीज़ जा रहा है तो उसका इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या कर रहा है, बेसिकली वो लोग इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, ताकि यहाँ से वो माल ना जा पाए, ठीक है। अगर वो ब्रिटेन अगर वो जा रहा है तो वहाँ पर वो उनको बाइकआउट कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर यहाँ से अगर इंडिया से कोई सामान अगर वहाँ अगर पहुँच भी गया, अगर इंग्लैंड या फिर इंग्लिश वगैरह में अगर वहाँ पर अगर पहुँच भी जाता है तो क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बेसिकली उनको जो रियलिटी में जो उनको दाम मिलना चाहिए था
वो दाम तो वही है, लेकिन उन पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब जो लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पसंद कर रहे थे, अब वो उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, अब वो दूसरी चीज़ को वो पसंद करने लग रहे हैं। मतलब जो उसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हो रहा है, तो इस सब इनकी पॉलिसी थी। इन्होंने हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। और क्या किया इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब किसी भी इंसान को किसी को अगर बर्बाद करना है तो वो उसके दो चीज़ को अगर बर्बाद कर देता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक उसका एजुकेशन छीन लो और उसका एक इकोनॉमी बर्बाद कर दो, तो वो इंसान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये उसका रूट है। ठीक है, तो अब एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि उन्होंने बताया कि जो आपका एजुकेशन है वो बेकार है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपना एजुकेशन सिस्टम हम पे इम्पोज किया। ठीक है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। ठीक है, मैं इसको डिटेल में कराऊंगा जब मैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसी को देख पा रहे हैं कि उनकी क्या क्या पॉलिसी थी। ठीक है, अब क्या है, विच विद द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन से एक्ट के तहत आया था, तो इस चीज़ को आप मुझे बताएं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, ये आप देख पा रहे होंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द इंडियन लेजिस्लेचर्स वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन लेजिस्लेचर को बाय कैमरलिज्म मतलब क्या होता है कि लोअर हाउस और अपर हाउस कब बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म लाया गया था। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये टोटल 10 क्वेश्चन था। हालांकि आप इसे 10 क्वेश्चन ना बोलें, मैं इसे बहुत इन डिटेल इन डेप्थ में आपको समझाया हूँ, और भी इसको मैं और ज़्यादा इन डेप्थ बता सकता था, लेकिन ड्यू टू टाइम पॉसिटी उसके वजह से मैं इसको उतना डेप्थ में भी और नहीं गया। ठीक है, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन। मैं इसके बाद भी इसका लेक्चर सेकंड लेकर के आऊँगा डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी का, और बस इतना ही है। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वही बताएं, और आप कौन से नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप वो मुझे बताएंगे, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।